हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संसद के बारे में। जैसे कि संसद की संरचना कैसे होती है, संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, संसद का कार्य क्या होता है। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि संसद, ठीक है, पार्लियामेंट, इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, MENT, पार्लियामेंट। तो आज हम संसद के बारे में जानेंगे। आइए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा जो न्यू संसद भवन बन के तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन अभी हुआ और शुभारंभ हुआ, तो ये हमारा न्यू संसद भवन है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद की संरचना, इसकी संरचना के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हालांकि थोड़ी सी PDF धुंधली है, बट एडजस्ट करेंगे। ओके, आप बातों को ज़्यादा सुनने के प्रयास करेंगे, मैं एक एक चीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे हम संसद की संरचना, कि संसद की संरचना कैसे होती है। ठीक है, संसद, ठीक है, संसद की संरचना पहले हम देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, किसमें? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए संसद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। ठीक है, और एक क्या होना चाहिए? लोकसभा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा होना चाहिए। यानी कि इसकी संरचना के बारे में हमारा आर्टिकल जो 79 है वो ये कहता है कि संघ के लिए संसद होनी चाहिए जिसमें कि राष्ट्रपति और 2 सदन, एक उच्च सदन, कौन सा है? एक उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन, और दूसरा निम्न सदन। 2, यानी कि एक उच्च सदन, एक निम्न सदन और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो होता ही है, राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिसमें कि एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो इनसे मिल करके संसद की संरचना होती है, यानी इनसे मिल के संसद बनता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। और आगे देखिए, आगे जैसे आपको दिख रहा होगा संसद की भूमिका। भाई, संसद की क्या भूमिका होती है? ठीक है, संसद हमें क्यों, मतलब कि पार्लियामेंट का होना क्यों आवश्यक है, आप यूँ समझें। ठीक है, तो संसद की जो भूमिका है वो क्यों है, क्या है? इसके अधिकारों और कार्यों को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्या क्या? पहला है कि विधायी शक्तियाँ। संसद की भूमिका में पहला क्या है? यहाँ पे देखिए, अधिकारों और कार्यों को निम्नलिखित तरीके से बांटा गया है, विभिन्न तरीके से बांटा है। पहला, विधायिक शक्तियाँ, यानी कि संसद की विधायिक शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संगठक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ एवं निर्वाचन शक्तियाँ और भी बहुत सारी शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई, अगर आप पार्लियामेंट का मेंबर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो हम योग्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 84, कितना? आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 के अनुसार संसद के सदस्य की योग्यता इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति संसद बनने की योग्यता तभी रखता है जब वह भारत का नागरिक हो। पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, राज्यसभा के मामले में सदस्य की उम्र 30 वर्ष और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सीधे ये हुआ कि पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हों। दूसरा ये कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एज क्या है? भाई, आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एज कितनी है भाई? तो 30 है। कितनी है? 30 ईयर, यानी कि 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और बता दें आपको कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एज क्या है? वो है 25 से कम नहीं, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25, इससे कम एज नहीं होना चाहिए। आपका इतना एज है तो आप संसद की सदस्यता की योग्यता आपके पास है। ठीक है, और भारत की नागरिक होना चाहिए आपको। ठीक है, होनी चाहिए या फिर हो, जो भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले हम ये जानेंगे
ठीक है, कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो संसद के 3 चीज़ें, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। तो संसद तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति जी हो गए, और राज्यसभा और लोकसभा। तो आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, उच्च सदन कहते हैं। ठीक, और लोकसभा को क्या कहते हैं? ये लोकसभा जो है कि वो क्या है? निम्न सदन है। क्या है? ये संसद का निम्न सदन है। ठीक, अब देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 होती है, बट अभी नाउ कितनी है? 245। ठीक है, 245। ठीक है, और चलिए लोकसभा में जानेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552, बट अभी कितनी है? आई थिंक 545। ठीक है, कितनी है? 545। मैक्सिमम ये होनी चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में मैक्सिमम ये होनी चाहिए। लेकिन अभी राज्यसभा में कितनी है? ये, और लोकसभा में कितनी है? ये। ओके, 545। कितनी है लोकसभा में? 545। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पहले हम जानेंगे, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि संसद का निर्माण 3, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप जाने पहले कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है, तो वो बहुत ही डिटेल नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पर बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अभी संसद के लिए राष्ट्रपति की क्या क्या यहाँ पे मतलब चीज़ें जो मतलब कि खासकर इम्पोर्टेंट होगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ बताने की, राष्ट्रपति के बारे में पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा संसद का ये क्या? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ी सी लिखने में कठिनाई हो रही है, बट आप इसे एडजस्ट करें। ठीक है, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन होता है, उच्च सदन इसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए राज्यसभा के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। संविधान के अनुच्छेद 80 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। कितना की गई है? 250। इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है सीट? मैक्सिमम कितनी, अधिकतम कितनी संख्या है? 250। ओके, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से 12 जो सदस्य होते हैं, अभी नाउ कितना है? 250 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन नाउ 245 है। ठीक है, 245 में से 12 जो होते हैं सदस्य, वो उसको कौन इलेक्ट करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जब 245 से 12 जब कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 233। ठीक है, यानी कि 233 जो है सारे राज्यों से मिल करके इलेक्ट होते हैं, और ये 12 जो है ये हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या करते हैं? वहाँ पे नाम यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 238 सदस्य राज्यों के संघ, राज्यों के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य, कितनी? 233 सदस्य राज्यों के संघ, राज्य तथा राज्यों के संघ क्षेत्र, दिल्ली जैसे संघ क्षेत्र में कौन कौन आता है? 2 ही आता है। कौन आता है? एक दिल्ली आता है, एक पुडुचेरी आता है। ठीक है, तो ये राज्य जो हमारे राज्य हैं, स्टेट, और ये आपका हो जाएगा यूटी से कितने हैं? 2, एक दिल्ली हो जाता है, एक पुडुचेरी। ठीक है, इसके प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि दे रखा है आपको कि 238 सदस्य राज्यों के द्वारा, तो ये 238 मैक्सिमम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सीट कितनी है राज्यसभा की? 250, लेकिन नाउ कितनी है? 245। ये मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये 245 अभी है।
तो 245 से जब आप 12 कम करेंगे, यानी कि 12 जो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो 233 सीटें हैं। 233 सीट हमारे स्टेट और प्लस यूटी में कौन कौन सा, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, इस दो ही के द्वारा यानी ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो भी केंद्र शासित राज्य हैं, क्या सारे केंद्र शासित राज्य से चुने जाते हैं, तो नहीं, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी हैं। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं हम लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा निम्न सदन है। क्या है पार्लियामेंट, संसद का ये निम्न सदन है। क्या होता है, निम्न सदन होता है। ठीक, आइए देखते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है, यानी निम्न सदन होता है। संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो निर्धारित की गई है। ठीक है, लेकिन अभी कितनी है, 545। ओके। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान को मतलब जिसका एज 18 साल हो वो उसको वयस्क माना जाता है। ठीक है, वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। और राष्ट्रपति अगर ऐसा मानता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वो कितने के लोगों को मनोनीत कर सकता है, 2 लोगों को। कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 2। कब, जब राष्ट्रपति को क्या लगे कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है या फिर वो ऐसा मानता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सभा के उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो क्या करेगा, 2 सदस्यों को नामित करता है। ठीक है, लोकसभा में। ठीक, तो अभी लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 545। ठीक है, 545 में आप इसमें से कितने, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय सभा के उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति को जब ऐसा फील होता है तो वो आपको क्या करेंगे, अधिकतम यानी 2 सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, तो अभी कितनी सीट है, 545। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं बस सांसद का गठन, संसद का संरचना और इसके कार्य तथा इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं एक छोटी सी एक वीडियो बनाने की मैं ये कोशिश किया। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं बात करेंगे, बट जितना आवश्यक है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का ही एक अंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद के कितने अंग हैं, 3। पहला प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है, प्रेसिडेंट। दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा लोकसभा होता है। ठीक, ये संसद एस कितने चीज़ों से मिलकर, कितने लोगों से मिलकर बना रहता है, PRL यानी प्रेसिडेंट, और ये क्या होता है, राज्यसभा, और L फॉर लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का ही एक अंग है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भारत के गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 के अनुसार संघ को कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। किसमें निहित है, यानी कि संघ का जो कार्यपालक शक्ति होता है वो किसमें निहित होता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होता है। कौन होता है भाई, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। आइए, सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने की या फिर इसको घोषणा करने की अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। जैसे आपातकाल, जैसे कि आपको जब मैं राष्ट्रपति के बारे में या फिर वित्तीय जैसे कि आपातकालीन स्थिति के बारे में जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 350 आर्टिकल, 352 आर्टिकल क्या है, 356 क्या है और 360 की क्या है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पे जितना सांसद से रिलेटेड चीज़ों को जानना है उसको जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति। उसको हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। वह देश का प्रथम नागरिक है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होते हैं, हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो भारत के नागरिक होंगे, तभी वो संसद के एक अंग बन सकते हैं। संसद के कितने अंग, 3। ये राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो संसद यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 अर्हताएँ थी। क्या थी, पहला ये था कि आप भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या था कि लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 आपका एज मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जितनी हो
कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, यानी कि हमारा राष्ट्रपति भवन कहाँ है भाई, सबको पता है कि नई दिल्ली में है। अभी नया राष्ट्रपति भवन जो बना है, तो आप लोग कभी आए तो ज़रूर देखें, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे जो राष्ट्रपति भवन है हमारा रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति जी जहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता है, रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, राष्ट्रपति जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भवन को किस नाम से भी जानते हैं, रायसीना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में ही अभी 2-3 पॉइंट और हैं। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जितनी बार चाहें उतनी बार अपने पद पे बने रह सकते हैं, ठीक है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यभार संभाला था, ठीक है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको जैसे कि पता होना चाहिए, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और ये 2 बार प्रेसिडेंट बने, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत के 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली वह पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जी पहली, क्या नाम है, ये 12वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है। और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन, प्रतिभा पाटिल। कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आपको मैं बता दी कि अभी जो करंट में जो राष्ट्रपति हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ये कह सकते हैं, यानी कि प्रथम महिला तो हो गई आपकी ये प्रतिभा पाटिल हो गई, और दूसरी महिला कौन होंगी, द्रौपदी मुर्मू जी होंगी, ठीक है। अभी 24 जुलाई को उनका शपथ हुआ था, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, सबसे जो फैक्ट चीज़ है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो आप जान लें कि आदिवासी क्षेत्र से, यानी कि पहले ऐसी महिला होंगी जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, और ये राष्ट्रपति पद पे अभी 24 जुलाई को वो अपना कार्यभार संभाली, ठीक है। वर्तमान में यहाँ पे जैसे कि डाटा यहाँ पे वो हो गया है, आपको रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। ये रामनाथ कोविंद अब एक्स हो गए, ठीक है, यानी कि ये 24 जुलाई को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव को जीत चुकी हैं, और वो 24 जुलाई से अपना कार्यभार संभाल भी चुकी हैं, ठीक है। तो ये रामनाथ कोविंद जी नहीं है, ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और ये हमारे चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है, 15, कौन से 15, ठीक है। अभी करंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, ओके। आइए चलते हैं, अब संसद के कुछ कार्य के बारे में देखेंगे। जैसे कि संसद के कितने कार्य होते हैं, संसद के जो प्रमुख कार्य हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। पहला, कार्यपालिका का नियंत्रण करना, कानून बनाना, वित्त का नियंत्रण करना, विमर्श शुरू करना, ठीक है, संवैधानिक कार्य करना, ठीक है, निर्वाचन संबंधित कार्य और न्यायिक कार्य। ये जो संसद के प्रमुख जो कार्य में आते हैं, ये 7 कार्य हैं। पहला कार्यपालिका हो गया, और कानून बनाने से संबंधित हो गया, वित्त नियंत्रण से संबंधित हो गया, विमर्श शुरू करने इससे संबंधित हो गया, संवैधानिक तरीका हो गया, निर्वाचन संबंधित हो गया, और ये 7वां न्यायिक कार्य हो गया। इसके बारे में एक एक हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला हो गया आपको कार्यपालिका नियंत्रण। कार्यपालिका नियंत्रण के बारे में थोड़ा समझानेंगे। ये संसद के 7 कार्यों में से पहला है, संसद के 7 कार्यों में से ये पहला होगा, ठीक है। तो कार्यपालिका नियंत्रण के बारे में जानेंगे पहले। तो आइए, संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद के चुप और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हैं, ठीक है। उस पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना। धारा 75(3) में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तभी तक कार्यरत सकती हैं, ठीक है, आप समझ लें, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य एक जवाबदेही शासन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना और अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, इसका मतलब क्या, विश्वास प्राप्त होना का मतलब कि आप मेजोरिटी में हैं, ठीक है। आप मेजोरिटी में है मतलब ये कि आप सत्ता में हैं, यानी कि आप सत्ता में, आपको मेजोरिटी मिली हुई है, तो आप तब तक लोकसभा का विश्वास आप प्राप्त कर चुके हैं। और वहीं पे आप मेजोरिटी यानी कि में नहीं है, आपकी सरकार नहीं आती है, तो वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव जैसे कि लाया जाता है संसद में, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। जब तक आपको विश्वास प्राप्त है, यानी कि तब तक आप क्या, कार्यपालिका नियंत्रण का जवाबदेही के रूप में आप लोकसभा में रह सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे कि आपको कानून बनाने का जो अधिकार, संसद के प्रमुख 7 कार्यों में से कानून बनाने का एक अधिकार दूसरे पे आता है। तो आइए देखते हैं कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार किनको है, तो कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का
प्रधान कार्य है, यानी कि कानून बनाने का जो कार्य है किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। भारत के संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची और समवर्ती सूची, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अनुसूची के बारे में, तो वहाँ पे एक राज्य होता है और एक राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची। राज्य सूची में आ जाता है जैसे कि कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है, राज्य को रहता है, और संघ सूची में केंद्र को रहता है, यानी कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहता है। और जो समवर्ती सूची होता है तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि संघ सूची समवर्ती सूची दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो ये सूची 3 होते हैं, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, ठीक है, राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में कौन बनाता है, तो संघ सूची में आपको सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार जो रहते सेंटर में जो सरकार जिनकी रहती है वो इस पे कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। और समवर्ती सूची में यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, वित्त नियंत्रण, ठीक है। तो संसद खास करके लोकसभा वित्त के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय उसी के अनुमति से हो, यानी कि जो वित्त का जो नियंत्रण, यानी वित्त नियंत्रण से क्या मतलब है, यानी कि संसद के बिना, मतलब कि आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि देखिए, विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि, ये देखिए, सार्वजनिक निधि का उगाही और व्यय उसी के अनुमति से हो, किसकी अनुमति से हो, संसद की अनुमति से हो, ठीक है। तो ये इसका तीसरा कार्य था जो कि वित्त नियंत्रण से रिलेटेड है। उसको वित्त नियंत्रण करती है, यानी कि कंट्रोल करती है कि कैसे कहाँ पे खर्च करना है, कैसे नहीं करना है, वो संसद के जिम्मे इसका कार्य होता है, ठीक है। आइए अब बात विमर्श करना, यानी कि विमर्श शुरू करना। तो संसद के जो अगले कार्य में चौथे नंबर पे आता है वो विमर्श शुरू करना, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों की चर्चा सदन में पटल पर होती है, लिहाजा न केवल मंत्रिमंडल संसद पर परामर्श हासिल करता है और अपनी खामियों के बारे में जानता है, बल्कि पूरे देश को भी सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए, मंत्रिमंडल यानी कि संसद का परामर्श हासिल करता है, ठीक है, कौन, लिहाजा न केवल यहाँ मंत्रिमंडल संसद के परामर्श हासिल करता है और अपनी खामियों, यानी कि आप अपनी जो कमियां हैं उसके बारे में जानता है, ठीक है, बल्कि पूरे देश को भी सार्वजनिक महत्व के विषय के बारे में जानकारी मिलती है विमर्श शुरू करने से। ओके, आइए आगे देखते हैं संवैधानिक कार्य यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। आइए संवैधानिक कार्य के बारे में जानेंगे। संविधान के अंतर्गत संसद एकमात्र निकाय है जो कि संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पेश किया जा सकता है। लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा यानी उच्च सदन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। आइए 6वां देखेंगे, निर्वाचन संबंधित कार्य। संसद के जो प्रमुख कार्यों में से एक और होता है वो निर्वाचन संबंधित कार्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए निर्वाचन संबंधित कार्य। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है, ठीक है। यह अपनी समितियों के विभिन्न सदस्यों, पीठासीन पदाधिकारियों और उप पीठासीन पदाधिकारियों को भी चुनती है। कौन? संसद। ओके, संसद ही चुनती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, जो लास्ट होगा आपका, ठीक है, यानी कि संसद के कार्यों में से 7 नंबर के होगा वो न्यायिक कार्य, ठीक है। न्यायिक कार्य भी किसके अधीन आता है? संसद के प्रमुख कार्यों में से न्यायिक कार्य होता है। जैसे कि संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा उसके सदस्यों, ठीक है। और सीएजी, क्या? सीएजी पर महाभियोग चलाने का अधिकार कौन रखता है? संसद। कौन रखता है? जैसे कि मान लीजिए सीएजी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला चीज़ हो गया आपका कि राष्ट्रपति, संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, और सीएजी पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसके पास रहता है? संसद के पास रहता है, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा संसद के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक थोड़ी सी समरी में
कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि संसद के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद के क्या कौन से कार्य होते हैं, संसद की संरचना कैसे होती है, संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग, पहला तो राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। राज्यसभा क्या है आपका उच्च सदन है, यहाँ पे मैंने बताया, और लोकसभा निम्न सदन हो जाता है। इसमें सीटों की संख्या हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद से राज्यसभा के बारे में थोड़ी सा बताया, फिर लोकसभा के बारे में बताया, फिर राष्ट्रपति के बारे में बताया। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताएंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताएंगे, राष्ट्रपति का वेतन के बारे में बताएंगे, इनके पेंशन के बारे में बताएंगे, राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, राष्ट्रपति की क्या मतलब कि राष्ट्रपति किसके अधीन होता है, या फिर राष्ट्रपति के और जितने भी इसके प्रमुख कार्य होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपातकाल जब देश में लागू होता है, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो या फिर राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, तो राष्ट्रपति उसको कैसे हैंडल करता है, या फिर उसको लगाने और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये संसद के जो कार्य थे उसके बारे में मैंने 7 कार्य के बारे में थोड़ा चीज़ मैंने बताया, क्योंकि आपको चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे संवैधानिक कार्य है, तो संवैधानिक कार्य यानी कि संसद के जो कार्य होता है वो संवैधानिक कार्य भी होता है, यानी कि संवैधानिक बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा संवैधानिक कार्य होगा, संसद के कार्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निर्वाचन संबंधित कार्य उसका होता है, ठीक है। निर्वाचन संबंधित कार्य किसका होता है, संसद के पास ही होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यायिक कार्य, जैसे न्यायिक कार्य में आपको मैंने बताया राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, या फिर लोकसभा आयोग हो गए, या फिर आपको CAG हमारे हो गए। इन पे महाभियोग चलाने का अधिकार भी किसके पास रहता है, तो सांसद के पास रहता है, ठीक है। किसके पास रहता है, तो सांसद के पास रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और लगा कि हाँ आपको इससे बेनिफिट है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में कुछ पता चले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, MS एजुकेशनल इन्फो, यानी MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आप उस पर टाइप करें, यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, आप टाइप करें MS एजुकेशनल इन्फो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ। आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, अपना ख्याल रखें।